अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में, और आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं बच्चों इस आर्टिकल के बारे में कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। बिफोर डिस्कसिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम एक दफ़ा ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं अगेन से ग्राफ क्या होता है, क्योंकि ग्राफ का इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ आ गई, ग्राफ मेकिंग समझ आ गई, तो ऑब्वियसली फिर आपको थ्री इक्वेशन जो कि हमने यहाँ डिस्कस करनी वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे दैट यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट क्वांटिटीज। कि ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा पाथ है कि जिसमें हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स को, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप देख सकते हैं कि वो आपस में किस तरह से बिहेव करती हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल का वर्ड यूज़ किया है, तो हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो व्हाट इज़ द वेरिएबल। वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ हैं जो हम ग्राफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी तो वेरिएबल को देखना पड़ेगा। वेरी का मतलब होता है बदलते रहना, तब्दील होना, चेंज होना। तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो अपने आप को बदलती रहें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी अपने अंदर कंटिन्यूस चेंज लेके आती रहे तो हम ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे कि ये वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अगर मैं लेट्स सपोज मैं फ़र्ज़ करूं कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू x है, अब इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू बदलती रहे या कोई क्वांटिटी जो बदलती रहे, हम उसको बोलेंगे ये वेरिएबल है। और कांस्टेंट वो होती है जो बदले ना, जो तब्दील ना करे। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। और हमें नजर आ रहा होगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, और ये जो वर्टिकल लाइन इसको हमने वाई एक्सिस कह दिया। लेकिन इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ऑपोजिट भी एक लाइन नजर आ रही है, और इस तरह एक वाई एक्सिस के ऑपोजिट हमें एक लाइन नजर आ रही है। ये जो लाइन एक्स एक्सिस के ऑपोजिट है हम इसको बोलेंगे एक्स प्राइम एक्सिस, और जो वाई एक्सिस के ऑपोजिट हम इसको बोलेंगे कि ये वाई प्राइम एक्सिस है। तो इस तरह से हम दो वेरिएबल क्वांटिटी को रिलेट करते हैं। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे होते हैं, दूसरी क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। हम एक देखते हैं नेक्स्ट इसके। तो है कुछ क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल उसकी भी दो टाइप्स होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, और एक डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी किस जगह पे ड्रॉ होगी। तो इसीलिए हमें ये याद होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ड्रॉ होती है, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी ड्रॉ होती है। अगर मैं एग्जांपल देखें, अगर मैं स्पीड की एग्जांपल लेता हूँ, तो यह एक्सेलेरेशन की एग्जांपल ले लें। स्पीड की एग्जांपल भी ठीक है, लेकिन एक्सेलेरेशन की एग्जांपल कर लेते हैं। कि अगर हम एक्सेलेरेशन की एग्जांपल लें तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला है वो v/t है, v/t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज द टाइम, क्योंकि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई क्वांटिटी मूव कर रही हो, क्वांटिटी को वेरी कर रही हो या ना कर रही हो, टाइम एक रिदम के साथ चलता रहता है, कंटिन्यूस मूव करता रहता है। तो इसीलिए जो दूसरी क्वांटिटी है टाइम, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और दूसरी क्वांटिटी जिसको मैंने यहाँ वेलोसिटी बोला हुआ है, तो वेलोसिटी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? अगर वेलोसिटी को देखें तो ये होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और हमने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया। इसके अलावा यहाँ पर एक और ग्राफ भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमें दो तरह के डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये भी एक लीनियर लाइन जा रही है, और यहाँ पे भी एक लीनियर लाइन जा रही है। ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो वहाँ पर लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ डिस्कस की हुई हैं। अगर हम इस ग्राफ और इस ग्राफ में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क चेक करें, है तो दोनों एक्सेलेरेशन के ही, और दोनों ही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए हैं। लेकिन ये जो ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं कि टाइम भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी जीरो से स्टार्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो 20 से स्टार्ट हो रही है। तो ग्राफ को हम आगे कंसिडर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया है। इस ग्राफ को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें बाकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ग्राफ है वहाँ पर हमें आसानी रहे। तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसे को बॉडी मूव कर रही है कि जैसे अभी टाइम जीरो ही गुजरा हो, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई हो। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे ये ग्राफ ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि सपोज करें अगर एक क्रिकेटर है या एक बॉलर है जो बॉल करवाता है, तो हम देखेंगे जब तक बॉल उसके हाथ में है तो हम देख रहे होंगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो ही है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से बॉल निकलती है, वो बॉल को
थ्रो करता है तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी अचानक से ही 20 या 100 एंड समथिंग किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अगर हम वहाँ पे नोट करें तो टाइम तो भी जीरो ही गुजरेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम देख रहे होते हैं कि विद इन द 0 सेकेंड या विद इन द 0 टाइम, हालांकि 0 टाइम नहीं है लेकिन बहुत लेस टाइम के अंदर जो बॉडी है यानी जो बॉल है ये मूव करके उस बैट्समैन के पास चली जाती है। इसीलिए इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो वेलोसिटी होती है ये विद इन 0 टाइम मीन के टाइम तो यूज़ हो रहा है लेकिन बहुत कम निग्लिजिबल टाइम यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको 0 टाइम कह रहे हैं, हालांकि 0 टाइम नहीं है। जो इसलिए टाइम 0 लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी गुजरता जाता है और बॉल का जो वेलोसिटी है वो मूव ज़्यादा होता जाता है, तो बाकी ग्राफ फिर इस तरह से मूव कर रहा है। ये ग्राफ यूनिफॉर्म बॉडी के लिए यूनिफॉर्म रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 1 सेकंड का टाइम गुजरा है और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो आफ्टर 1 सेकंड यानी कि 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी 8 हो गई, 3 पे उसकी 12 हो गई, 4 पे 16 हो गई, तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। और हम देख रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद बढ़ रही है, तो इसलिए ये जो एक्सेलरेशन ये ग्राफ बनेगा जो कि एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो ये हमें बता रहा है कि यूनिफॉर्म रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। होप सो यहाँ तक आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि वाई वी नीड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पेश आई, ये हमें क्या जरूरत है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसका सबसे आसान आंसर यही है कि देखें अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी, डिफरेंट एक्सेलरेशंस भी होंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और डिफरेंट टाइम सिनेरियोज भी होंगे उस बॉडी के लिए जब वो बॉडी मूव कर रही होगी। तो इसीलिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ इक्वेशन सेट करते हैं जिससे हम सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करते हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं, और हम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी हम जो भी टर्म्स एसोसिएट कर रही होती हैं मोशन के साथ, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या डिसलेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग सम ब्रेक्स, हम वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं जस्ट एक पेपर पेंसिल से। तो इसलिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी आसानी करें जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, तो डिफरेंट जो टर्म्स उसके साथ एसोसिएट कर रही होती है हमें वो ईजी से कन्वीनियंटली पता चल जाए। हम यहाँ पे 3 बेसिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे और हमने कहा कि बॉडी यूनिफॉर्म सेक्शन के साथ मूव कर रही हो, ये उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट देखें तो बॉडी का कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, कोई उसका एक्सेलरेशन भी होगा और कोई डिस्टेंस भी वो कवर कर रही होगी विद सम स्पेसिफिक टाइम। तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हमने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है ताकि वो हमें आसानी के साथ मालूम हो जाए, और हमने उसमें अपने पास से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के पॉइंट्स को सेट करना है। वो कैसे सेट करेंगे, जब ग्राफ में जाएंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। तो लेट्स बिगिन, हम डेरिवेशन करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर आप वेक्टर का साइन भी डाल दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर और स्केलर दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं और दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट है। नेक्स्ट वी नो दैट कि इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, इसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी आफ्टर सम टाइम टी, उस कुछ टाइम गुजरने के बाद। हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि सपोज करें ये टाइम है, इधर को वेलोसिटी मूव कर रही है, तो बॉडी जब भी 0 टाइम गुजरा तो उसकी काफ़ी सारी वेलोसिटी थी, तो इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जो भी मैंने दूसरे नंबर पे ग्राफ डिस्कस किया था कुछ स्लाइड पहले, और वो बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, इसलिए सपोज करें यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी उसको वी आई कहेंगे, जिस जगह पे जाकर बॉडी रुकती है हम उसको बोलेंगे ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज द वी एफ। इसलिए यहाँ पे वी एफ लिख देंगे और यहाँ पर इसके सामने भी हम वी एफ लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि ग्राफ शुरू ही यहाँ से हो रहा है इस लाइन से, तो इसलिए ये वाली लाइन जो है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये भी वी आई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 0 यानी ओ से लेकर जो ए तक बॉडी की वेलोसिटी है वी आई होगी, क्योंकि इसकी एंडिंग लाइन ये वाली है, तो इसलिए ये सारी बी से लेकर जो डी तक सारा का सारा ये सारी लाइन है ये वी एफ कहलाएगी। और हम देख रहे हैं कि बॉडी यहाँ से मूव करती हुई ए से बी की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए इसमें जो वेलोसिटी है अगर हम उसको देखें तो वो गेन इन स्पीड होगी, दैट इज़ द ए टी। ये हमें कैसे पता चला कि ए टी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू होता है वी ओवर टी। अगर टी जो है वो ए के साथ जाकर मल्टीप्लाई होए, क्योंकि ये वी के साथ डिवाइड कर रहा है, तो ए टी इज इक्वल टू वी आ जाएगा, और इसीलिए हमने इसको ए टी कहा, क्योंकि गेन इन स्पीड यानी हम वी फाइंड कर रहे हैं कि स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो इज इक्वल टू होगा विद सम एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें जितना वो होगा उतना ही उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। यहाँ पे एक और चीज़
द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ लाइन बाय द लाइन ए बी। अगर हम मोशन को अंडरस्टैंड करें तो ये जो लाइन है दैट इज द ए बी दैट डिनोटेड बाय द एक्सेलरेशन, ये लाइन से हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ से हम काफ़ी क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं जी नेक्स्ट, कहते हैं जो लाइन ए बी की स्लोप होगी हम उसको बोलेंगे वो एक्सेलरेशन है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि अव्वल तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है फर्स्टली कि जो लाइन है दैट इज़ द ए बी पिंक लाइन दैट इज़ द एक्सेलरेशन। अगर हम इसको और आसान करना चाहें तो स्लोप का फार्मूला होता है कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दें। तो वाई एक्सिस यहाँ पे है वी, यहाँ सारा वी आ रहा है, और एक्सिस यहाँ पे है टाइम, तो वी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा फिर भी एक्सेलरेशन, तो इसलिए स्लोप ऑफ लाइन जो है वो एक्सेलरेशन होगा। हमने यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करनी है, कुछ हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ, अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस ग्राफ का होगा तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया, शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ। हमें इस ग्राफ के अंडर जो शेडेड एरिया होगा वो फाइंड करना होगा, तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और ये कैसे फाइंड करेंगे ये हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट, हमें अभी समझ आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस ग्राफ से लेते हैं, तो हम पहली इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कैसे डिराइव होगी। तो पहली इक्वेशन में हम स्पीड ऑफ स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, लाइन ए बी की स्लोप फाइंड करनी है। और मैंने अभी बताया कि अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी की, अगर हम लाइन ए बी की अगर हम स्लोप फाइंड करें तो जस्ट वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दें, ये इसका आसान फार्मूला है। तो हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू द राइज ओवर रन, कि जो बॉडी राइज कर रही है और जो बॉडी रन कर रही है। अब राइज और रन से क्या मुराद है, क्योंकि ये जो बॉडी मूव कर रही है दैट इज लाइन ए बी, ये इस तरह से मूव कर रही है कि ये एक्स एक्सिस में भी बढ़ रही है, ये वाई एक्सिस में भी जा रही है, यानी कि ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी जा रही है और ये एक ही वक्त में वर्टिकल लाइन भी मूव कर रही है। इसलिए हमने कहा कि राइज ओवर रन भी कह सकते हैं। अगर और आसान लेना है तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये भी सेम फार्मूला ही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगर हम देखें कि ये जो लाइन ये स्टार्ट हो रही है ए से, इसकी एंडिंग हो रही है बी के ऊपर। अगर हम बिल्कुल ए के सामने देखें तो यहाँ पे आता है पॉइंट सी, और हम बी के नीचे तक देखें तो ये कॉमन पॉइंट है दैट इज द बी सी, और ये एक लाइन है ये है ए सी। क्योंकि हमने कहा कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दें, तो वाई एक्सिस है बी सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी, और एक्स एक्सिस है यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे हमने डिवाइडेड रन मीन ए सी, कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम वी सी की वैल्यू हमारे पास अननोन है ए बी के लिहाज से, जो बी सी है वो वैल्यू हम फाइंड करनी है। तो उसके लिए बड़ा आसान फार्मूला है, हम इसको समझ सकते हैं कि अगर ये 3 पॉइंट हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं ये फैसलाबाद है, ये लाहौर है और ये शेखुपुरा है। अगर हमने लाहौर से फैसलाबाद जाना हो तो ये टोटल डिस्टेंस सपोज करें बनता है 130 किलोमीटर का। और अगर हम शेखुपुरा आ जाए और हमसे को पूछे कि अभी आप कहाँ पे, सफ़र कितना रह गया है, हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस लगाए तो अभी तुम्हारा हाफ डिस्टेंस कवर हुआ है। तो हम सपोज करें हमारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये 80 किलोमीटर कवर हो चुका है, और हम से पूछते हैं बताओ बाकी कितना है, तो ऑब्वियसली 130 किलोमीटर से 80 माइनस कर देंगे और तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो हम उसको इजीली बता देंगे हमारा 50 किलोमीटर रह गया है। इस तरह हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये 3 पॉइंट हैं बी सी और डी। हमें टोटल हमें पता है जो कि बी डी है, और हमें पता है कि बी सी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम टोटल बी डी में से सी डी निकाल दें तो ऑब्वियसली हमारे पास बी सी आ जाएगा। इस सुन लें, इस पॉइंट को समझें। हमने कहा कि अगर टोटल डिस्टेंस हमें पता है बी डी है और जो डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं वो बी सी है, और हम इस तरह करके फाइंड कर सकते हैं कि अगर बी डी जो कि टोटल डिस्टेंस है इसमें से ये सी डी ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो ऑब्वियसली बी सी ही आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डी माइनस सी डी। और ए सी की बात करें तो जितना डिस्टेंस ए से लेकर सी तक का है उतना ही डिस्टेंस ओ से लेकर डी तक का है, तो इसलिए ये बन जाएगा बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी। अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो बहुत आसान है, हम कह सकते हैं जो बी डी की वैल्यू वी एफ है पूरी लाइन, क्योंकि ये देखें ना यहाँ ओ से ए तक वी आया था तो ऑब्वियसली बी से डी तक ये पूरी लाइन वी एफ होगी, जो कि हमें लेक्चर के स्टार्ट में कहा बोला भी था, तो इसलिए ये वी एफ है। सी डी की बात करें तो सी डी अगर ये ओ ए वी आई है तो ऑब्वियसली सी डी भी वी आई होगा, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए सी आई है, सी डी जो है वी आई है। अगर हम ए सी की बात करें तो जितना ए सी है उतना ही ओ डी है, तो ओ डी की वैल्यू टी है, इसलिए इसकी वैल्यू टी होगी। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, तो पुट करने से क्या होगा कि ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन मैंने बताया कि वाई एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करो तो एक्सचेंज होता है। और अगर हम बी डी की बात करें तो बी डी
की जो वैल्यू है वो वी एफ होगी, सी डी की वी आई होगी और ये टी होगा। ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये मैंने लिख दिया एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ पर हमें एक और भी चीज़ समझ आ रही होगी कि ये तो एक्सप्रेशन का फार्मूला डिराइव हो गया जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो ये ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई यहाँ पर माइनस का है, वहाँ पे जाकर प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और ये पहली इक्वेशन है जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये बहुत फेमस इक्वेशन है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, और ये हम बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, बॉडी का एक्सेलेरेशन हो और बॉडी का टाइम हो कितने टाइम के लिए मूव कर रही है, तो बॉडी की हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह इनकी चेंजेस करके कुछ टर्म्स का पता होगा और हम एक अननोन टर्म जो इसमें होगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।